16 साल की बेटी सुबह उठते ही अपनी बेड की चादर धोने लगी चली जाती। फिर वह खुद नहा कर अपने कपड़े छुपा देती। मेरी बेटी और बेटा एक ही रूम में सोते थे। अब वे बालिग हो चुके थे, मगर मैंने इस बात पर ध्यान न दिया। बेटी दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मुझे शक हुआ तो एक दिन उनके कमरे में चला गया। वो उससे बात कर ही रही थी जैसे मियाँ बीवी हों। अचानक दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा नाम नूरीन है। यह कहानी मेरी बेटी की ज़िंदगी पर है। मैं मियाँ चन्नू के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं रुखसत हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे शख्स से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर बदल देती, फिर मुझसे छुप छुप कर पुरानी चादर धोती और ख़ुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वो दिन पे दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक यही बात निकली कि ऐ अल्लाह, ऐसा मंज़र कभी किसी माँ को ना दिखाएं, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और बेटा, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ। मानो जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे वालिद उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसलिए वो मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते, वे मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ ख़ानदानी सख्तियों की वजह से मेरे अब्बू दूसरी शादी भी नहीं कर सके। बस इसी वजह से वे मुझसे बहुत नफ़रत करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी ही करवा दी थी। मेरा शौहर सरकारी स्कूल में एक चौकीदार था। हमारी 1-2 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन स्कूल से आते हुए रास्ते में उनका इंतकाल हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वह भी मेरे साथ छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं एक मनहूस औरत थी। मैंने उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर चली गई। मेरे माँ बाप मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगा कर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी एक ऐसे शख्स से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उनका बेटा मेरी बेटी से 1 साल बड़ा था। उनके बेटे का नाम हामिद था, मेरी बेटी का नाम नूर था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते नूर 16 साल की हो गई और हामिद 17 साल का हो गया। जब हामिद के अब्बू का इंतकाल हो गया, वह भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे शौहर भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत ख़राब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की फ़िक्र नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक करियाना की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई और डर भी गई थी। मैंने देखा कि आवाज़ तो हामिद के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैं देखती कि हैरान रह गई कि कमरे की छत गिर गई थी। ये देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं हामिद तो इस छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो हामिद वहाँ नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने शुक्र अदा किया कि ये तो अच्छा हुआ कि हामिद को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके बाप को क्या मुँह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इस छत को दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर किचन में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था और कमरे में एक बेड और एक चारपाई ही थी। 2 लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वे दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे शौहर ने घर में 3 ही तो कमरे बनवाए थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चौंक कर रह गई।
हामिद तो सुबह सवेरे उठकर नाश्ता करने बैठ गए थे, जबकि नूर अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी तो वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया। मैंने फ़ौरन ही हामिद को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर बुला लाओ। घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बेहोश हो गई है, लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फल अच्छा खाना वगैरह खिलाएं, ठीक हो जाएगी। जब नूर को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था? तो वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो मैंने देखा तो वो अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वह उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ये चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो, कुछ खाओ पियो तभी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये चादर ज़रूर धोनी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से ये चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है? इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम उसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो इसे, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और हामिद भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह एक कपड़े की दुकान पर काम करता था, तो बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी इस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह से गुजर गया। उस दिन हामिद ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खा कर आया हूँ। वह देर से आया था और नूर पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी किचन में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने शौहर को याद ही कर रही थी कि दूसरा शौहर मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी हामिद को कभी नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वो मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वो इस घर में अकेला ही मर्द था, वह हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, लेकिन क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। नूर फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था। उसने खाने में क्या खाया था? मैंने उसको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्ज़ी खिलाए थे और फल भी खिलाए थे, पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोरी हो गई? आप इस बात को नहीं समझे तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह अचानक से बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वे चले गए। फिर जब नूर को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं देखकर हैरान हो गई कि वह क्या कर रही है। वह तो बेड की चादर धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। ये सब क्या हो रहा था? वह ये सब क्यों कर रही थी? जब से मेरी बेटी ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वैसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। हामिद उसके लिए सौतेला तो भाई था, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े थे। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन पे दिन क्यों ख़राब होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, लेकिन जवान लड़के यूं बेहोश होने लगे, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखाई। वह आसपास भी उसे ही देख रही थी, जैसे कि उसे किसी ने देखा तो नहीं है। मैं किचन की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपनी चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता ना चले नीचे वाली चादर है या नहीं। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई नहीं आता था, सिर्फ बच्चे ही गोलियाँ लेने आते थे जो 10-10 देकर चले जाते। इसी तरह से तो काम नहीं चलने वाला था।
मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ये बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। हामिद को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में ये बात बता देती तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे हामिद को नूर को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिसको मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, यार तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत ख़राब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम सब ये नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये काम करना है। इसी तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरी बेटी ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये दोनों क्या बातें कर रहे थे। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? वो घबरा गई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल ख़राब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का कि दिल ख़राब हो गया तुम्हारा? क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई हो, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा, माँ आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आपने कोई फ़िल्म देखी है या किसी ने आपके कान में मेरे खिलाफ़ भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? और मैंने इस चादर को धो दिया है तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसलिए धो दिया। आपको तो पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी ख़राबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो उसका कोई और मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी, मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक हामिद भी आ गया। उसने कहा कि माँ आप ये क्या कर रही हो? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा कि हाँ, मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुँची थी। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही है। इस वक्त वो क्या कर रहे थे? उनको तो इस वक्त सो जाना चाहिए था और मुझे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वे ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तो बेटी कहने लगी कि हाँ खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन अभी कल फिर से जब तबीयत ख़राब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। कब तक ऐसे झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ और दिन कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने की? वैसे भी जब मौसम बदल रहा था उनको दरवाज़ा खोल कर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई भी ना था और वे दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला है? तो कहने लगे, हम सो रहे थे। मैंने कहा, झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस वक्त जागेंगे, क्यों बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारियां करेंगे और जागेंगे? हम लोग सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं था। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वे दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जागे हों। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। मैं सोचती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं ये देखकर हैरान रह गई। एक दिन मेरी बेटी की बाजू में नील के निशान भी थे। ये तो ज़ख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हो गया रहा है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात ऐसी है जो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके जिस्म पर अजीब अजीब निशान होते, तो कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरह
तरफ जा रहा था मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी, मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। हामिद ने नूर का सौतेला भाई ही था। नियत बदलती देर नहीं लगती। जवानी की इस उम्र में बच्चे बुरी आदतों में पड़ ही जाते हैं। सगा भाई तो सगा भाई होता है और सौतेला भाई सौतेला। तो फिर मैंने कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी। ये मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे परेशानियां तो पैदा होंगी ही। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे मेरे दिमाग में ख्यालात आ रहे थे, अगर ये सारी सही हो गए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपनी बेटी और बेटे पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ ला कर दे रहा था। मैं छुप कर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि ये तुम्हारी दवाई है, इस परेशानी के लिए दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुप कर वह गोलियां दी। मैं परेशान हो गई कि ये किस चीज़ की गोली उसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानियां दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता। और यह दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी बेटी ने भी वे दवाइयाँ फ़ौरन से पकड़ ली और उनको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटी ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तुम मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद उसको गोलियां ख़त्म हो गई और एक दिन फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसके दोनों तरीके से तय करने में अपने कमरे में ले आई। मुझे खोल कर देखना था कि उस पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। जब मैंने चादर को खोल कर देखा तो पहले तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई। उस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई कि किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि ये बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी बेटी और बेटा की हरकतों पर नज़र रख रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को ये पता चल ही गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो। तो उसने कहा कि माँ वो चादर कहाँ है। तो मैंने उससे कहा कि वह तो मैंने धो कर डाल दी है। ये कहकर वह मेरे पास से जाने लगी, तो मैंने उसका हाथ रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। इस चादर पर जो भी लगा हुआ तो मुझे बता दो, ये सब कुछ क्या है। तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। वो मेरे पास बैठ गए और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे, घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ ख़ास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भैया के एक दोस्त ने उनको एक काम दिया। दरअसल उसमें कुछ बहुत ही नस्ली किस्म की बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें इन बच्चों को संभालने का काम दिया और इस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी तो पूरे दिन वहीं होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल बहुत सुबह चादर पर लगे होते थे, इसको मैं सुबह को धो देती थी, क्योंकि हमें पता था आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और हम आपको ये सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम यह सब काम कर रहे हैं और बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयाँ ला कर दी थी वह भी इसी चीज़ की थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। माँ भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा था। वह हमें एक दिन के 1000 दे रहा था और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर गया है और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी, लेकिन आपको तो न जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया। हम पर इतना शक किया आपने। हमारे बारे में जो बातें की वह हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे
بارے میں ہی سوچا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو ہم اس کی کیا لگتے ہیں۔ اس کا باپ تو اس دنیا سے جا چکا تھا اور اس کے اپنے رشتہ دار بھی تو ہیں جو اس سے ہم سے بھی زیادہ بہت زیادہ امیر ہیں۔ وہ ان کے ساتھ جا کر بھی تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے ہمیشہ مجھے اپنی سگی بہن ہی مانا ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی اور وہ ہمارا بھی بہت خیال رکھتا ہے، ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ پورا دن وہ کام کرتا تھا، رات کو میں اس کی مدد کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ رات میں بھی یہ سب کچھ کر لے گا، دن بھر تو وہ بیچارہ محنت کرتا تھا۔ اس لیے میں نے اس سے کہا کہ رات کو تم آرام کیا کرو، بچوں کو میں دیکھ لوں گی۔ اس لیے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی افسوس ہوا اور مجھے خود پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا کیا سوچا۔ میں اپنے بچوں کے بارے میں جتنا غلط سوچ رہی تھی، میرے بچے تو اس سے کئی گنا زیادہ اچھے ہیں۔ اتنی غلط سوچ پر میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ دھنیہ واد دوستو۔